साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों मेरा एक नए कवि से परिचय हुआ। उस कवि का नाम है पवन करण। मैंने पहले इंटरनेट पर उनकी कुछ कविताएं पढ़ी, मुझे वे अच्छी लगी और मैंने अमेजॉन से उनके 3 काव्य संग्रह मंगवाए। अभी तक मैं उनके 2 काव्य संग्रह पढ़ चुका हूं और तीसरा संग्रह पढ़ रहा हूं। मेरे द्वारा पढ़े गए 2 संग्रह हैं स्त्री मेरे भीतर और स्त्री शतक। मेरे पास मौजूद उनके जिस तीसरे संग्रह को मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है स्त्री मुगल। आज मैं उनके काव्य संग्रह स्त्री मेरे भीतर से 2 कविताओं का पाठ करूंगा। इन कविताओं के शीर्षक हैं स्त्री सुबोधनी और तुम जिसे प्रेम कर रही हो इन दिनों। इनमें से एक कविता की स्त्रियां पीड़िताएं हैं जबकि दूसरी कविता की स्त्रियां पीड़ा देने वाली हैं। भारतीय समाज में पाए जाने वाले पीड़ित और पीड़क के 2 समूह की स्त्रियों की सदस्यता स्थायी नहीं है। कौन सी स्त्री कब किस समूह की सदस्य होगी, यह उस स्त्री की उम्र, संबंध, जाति, रंग, नस्ल आदि कारकों पर निर्भर करता है। कारकों के बदलने के साथ ही वह पीड़िता से पीड़ा देने वाली बन सकती है और अनेक बार उस स्त्री को पता भी नहीं चलता होगा कि उसकी सदस्यता एक ही दिन में कई बार बदलती है। यह बदलाव इतनी चुप्पी के साथ होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि पीड़ित और पीड़क के समूह ऐतिहासिक सांस्कृतिक समूह हैं और स्त्रियां भी इन समूहों की सदस्य होती हैं। उनमें से एक समूह की सदस्य होने से वह आज़ाद होना चाहती है, लेकिन दूसरे समूह की सदस्य बनी भी रहना चाहती है। पुरुषों की ही तरह स्त्री चाहती है कि वह पीड़िता होने से आज़ाद हो जाए, लेकिन साथ ही वह विरासत में मिले विशेषाधिकारों के आधार पर पीड़ा देने वाली बनी भी रहना चाहती है। पवन करण की जिन 2 कविताओं को मैंने चुना है उनमें स्त्री पीड़िता भी है और पीड़क भी। इस तरह से वह मुक्तिकामी लोगों में शामिल भी है और दास प्रेमी लोगों में भी शामिल है। जिन 2 कविताओं को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उनमें से पहली कविता का शीर्षक है स्त्री सुबोधनी। यह कविता इस मायने में एक बड़ी कविता है कि इसमें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की दास्ता प्रिय पारिवारिक संरचना को बनाए रखने की टूल किट के कुछ जरूरी टूल्स को पाठकों के सामने रख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को दास बनाने की ऐसी टूल किट का उपयोग केवल आम लोगों को आता है, बल्कि मनुस्मृति, रामचरितमानस, महाभारत, चरितोपाख्यान, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका बाला बोधनी आदि जैसे ग्रंथों ने स्त्रियों को दास बनाने की टूल किट्स बनाई और उनका उपयोग करने की सलाहें भी दी। स्त्रियों को दास बनाने की टूल किट के प्रभाव में आने में स्त्रियों को न तो हिचक हो और न ही उन्हें शर्म आए, इसके लिए ग्रंथों में एक विशेष मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी की गई है। स्त्रियों के लिए दास्ता अच्छा गुण है। यह मूल्य सिखाने के लिए देवियों और स्त्री पात्रों का भरपूर उपयोग किया गया है। जैसे महाभारत के एक प्रसंग में देवी पार्वती के मुख से स्त्री दास्ता और स्त्री उत्पीड़न को धर्म कहलवाया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें औरत के प्रति नफरत से भरी हुई हैं। हमें मालूम है कि गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसा संगठन है जिसे 2021 में भारत की सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस तथ्य की जांच करने के लिए आप गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ किताबों को पढ़ सकती हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें स्त्री के प्रति द्वेष से किस कदर भरी हुई हैं। उनमें से कुछ किताबें हो सकती हैं जैसे स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, नारी अंक, गृहस्थ में कैसे रहें, नारी शिक्षा आदि किताबों को पढ़ा जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं कविता स्त्री सुबोधनी। हमें अपने इकलौते लड़के के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो और उसे ये बात कि वह दुनिया की सबसे अच्छी बहू है पता ना हो, जिससे बोलना भले ही आता हो मगर हो वह गूंगी, न इस शब्द को वह पहचानती ही न हो और हाँ उसकी जुबान पर दरवाजे के बाहर हाथ बांधे खड़े नौकर की तरह रहता हो खड़ा, जिसके दोनों पैर तो साबुत हो मगर हो वह लंगड़ी, न वह चलना जानती हो न दौड़ना, नाचना तो उसे बिल्कुल ना आता हो और गुस्से में पैर पटकते तो उसने किसी को देखा ही न हो।
जिसके कान भले ही हों मगर उसे सिर्फ हमारे घर के लोगों की आवाज के बाहर की कोई आवाज सुनाई न दे। आंखें होने पर उनसे दूर तक देखने लायक होने के बाद भी उसकी घर से बाहर देखने की इच्छा ही न हो। जिसके पास डिग्रियां तो खूब हों लेकिन वह पढ़ी लिखी न हो जरा भी। दस्तखत करने के नाम पर वह आगे कर देती हो अपने हाथ का शाही लगा अंगूठा और अपनी डिग्रियों को महज कागज के टुकड़े मानकर छोड़ आए पिता के घर अपने। ऐसी कि सब उसे देखते ही रह जाएं और हमसे बार बार कहें अपने लड़के के लिए क्या बहू ढूंढ कर लाए हैं आप। लेकिन वह न तो अपनी खूबसूरती बार बार आईने में देखती हो और न ही खुद को हमारे घर की साधारण से चेहरे वाली लड़कियों से अधिक सुंदर मानकर चले। जिसके पिता के घर के लोग हमारे घर को समय से बढ़कर और सच से अधिक मानकर चलें और यह बात बार बार कहते रहें, आपके घर में अपनी लड़की देकर धन्य हो गए हम तो इस लायक थे भी नहीं। उसे रोना बिल्कुल ना आता हो, चीखना तो वह जानती ही ना हो और उसकी पीठ ऐसी हो कि उस पर उभरते ही ना हो नीले निशान, उसके गालों पर छपती ही ना हो उंगलियां और वह पिटते समय बिलखती नहीं हंसती हो। चेहरे से उसके पीड़ा झलके नहीं, दुख दिखाई ना दे जिसकी आंखों में, बातों में जिसके कष्ट बजे नहीं। जिसे हमें ढूंढने कहीं जाना ना पड़े, उसका पिता नाक रगड़ता निहोरे करता हमारे घर आए और हम उस पर करते हुए एहसान बहू के रूप में उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए रख ले। तो साथियों, यह थी कविता स्त्री सुबोधनी। इस वीडियो के लिए मैंने जिस दूसरी कविता का चुनाव किया है उसका शीर्षक है तुम जिससे प्रेम कर रही हो इन दिनों। यह कविता भारतीय समाज के साथ साथ दुनिया के उन मुल्कों की एक भयानक सच्चाई को सामने लाती है जिन मुल्कों में हिंदू लोगों ने रहना शुरू किया। उस सच्चाई का नाम है जाति। आमतौर पर सवर्ण कही जाने वाली लड़कियां जेंडर के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर तो मुखर रहती हैं, लेकिन जाति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर वे केवल चुप्पी ही नहीं साध लेती बल्कि उसका समर्थन भी करती हैं। यह कविता हमें इस वर्जित क्षेत्र में ले जाती है जिसकी अनदेखी भारतीय स्त्रियां भी करती हैं। जाति के प्रश्न पर भारतीय स्त्रियां नासमझी की हद तक भोली बनने की कोशिश करती हैं। हालांकि वे भोली होती नहीं हैं। उनमें से अनेक वर्ण व्यवस्था को सही मानते हुए जेंडर जस्टिस की बात करती हैं। उन्हें नहीं पता कि वर्ण व्यवस्था के रहते मुकम्मल तौर पर जेंडर जस्टिस हासिल कर पाना संभव नहीं है। तो चलिए एक ऐसी कविता से रूबरू होते हैं जो हमें प्रेम नामक वस्तु की जातिगत सच्चाई के वर्जित क्षेत्र की सैर करवाती है। उस कविता का शीर्षक है तुम जिससे प्रेम कर रही हो इन दिनों। तुम्हें पता है इन दिनों जिसे तुम प्रेम कर रही हो उसकी जाति क्या है? तुम्हें पता है इन दिनों जिसे तुम प्रेम कर रही हो उसकी जाति क्या है? जिसे तुम अपना सब कुछ सौंपने जा रही हो लगातार, क्या तुम उसकी इस बात का मर्म समझती हो जो वह तुमसे कहता है हर बार? एक बात जो मैं तुम्हें अपने बारे में बता नहीं रहा हूं, मैं उसे तुमसे छिपा नहीं रहा हूं, वह बात उसकी जाति को लेकर है। तुम्हारा प्रेम है कि उसने तुम्हें इस बात पर कभी ध्यान नहीं देने दिया कि क्यों ऐसा होता है जब भी जाति को लेकर सबके बीच कोई कोई बात चलती है वह चुप बना रहता है, अपनी जाति को लेकर नहीं करता कोई बात और वह यह भी चाहता है जितनी जल्दी हो बदले उसके लिए कष्टप्रद यह विषय। जब तुम छोटी जातियों को लेकर घृणा उगलती हो वह तुमसे अपनी आंखें चुराने लगता है क्योंकि वह अपनी जाति को लेकर तुम्हें कटाक्ष से कोई उत्तर नहीं देता। तुम्हारे आगे क्यों टाल जाता है वह अपनी पहचान का उल्लेख? यह बात जिसे इस बहस से कि वह किस जाति का है जानकर छोड़ न दो तुम उसे, बताना चाहते हुए भी नहीं बता पा रहा है तुम्हें, बताना चाहता हूं मैं।
तुम जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं कतई, तुम जो उसके साथ बिताना चाहती हो जीवन, तुम जो उसे अपने प्रति मानती हो सबसे संवेदनशील, मुझे नहीं लगता उसकी असलियत जानकर उसकी ओर वह बहाव रह जाएगा तुम्हारा जो अभी है तुम्हारे भीतर। उसकी जाति, यह शोर कान पका डालेगा तुम्हारे। उसकी जाति की तरफ हमेशा तनी रहने वाली उंगली अपनी आंख बंद कर लेने के लिए कर देगी तुम्हें विवश, और यह सब तुम्हारे द्वारा उनकी पसंद के पुरुष के न चुने जाने की वजह से नहीं, उसकी छोटी जाति का होने की वजह से होगा। पता नहीं ये बातें सुन सुनकर तुम कितना अडिग रह पाओगी। तुम कहीं भी कुछ कर लेती, हमें मंजूर था, लेकिन वह तो कतई स्वीकार नहीं। हम किसी को उसके बारे में किस मुंह से बताएंगे। सिर्फ अपना बनाए रहने के लिए तुमने कितनी कस्में नहीं दी उसे, कितने प्रण नहीं लिए उससे, उसकी जीभ पर कितने खारे आंसू नहीं बरसाए अपने। मुझे नहीं लगता सदियों से संताप झेलते उसके दायरे में शामिल होने की सोचकर ही अपने कलेजे को कांपने से बचा पाओगे तुम। क्या होता है इससे जो उसके लिए तुम अपना सब कुछ लुटाने और वह तुम्हारे लिए गर्दन कटाने तैयार हो। गर्दन कट सकती है, पहचान नहीं। तुम जब भी उसके साथ जीवन गुजारने की कहती हो वह झुका लेता है अपना सिर। साथ साथ चलने की सुनते ही ठिठक जाते हैं उसके कदम। क्या होता है इससे जो उसके लिए तुम अपना सब कुछ लुटाने और वह तुम्हारे लिए गर्दन कटाने तैयार हो। गर्दन कट सकती है, पहचान नहीं। तुम जब भी उसके साथ जीवन गुजारने की कहती हो वह झुका लेता है अपना सिर। साथ साथ चलने की सुनते ही ठिठक जाते हैं उसके कदम। इसलिए नहीं कि वह कमजोर है बहुत, बल्कि इसलिए कि तुमसे बेहद प्रेम करता वह भी नहीं चाहता उसके प्रेम की जगह जीवन भर उसकी जाति का बोझ ढोती रहो तुम। देह में धस कर रह जाने वाली जाति की इस फांस को भले ही दबा लो तुम आज, जरूरी तो नहीं वह भीतर दबी रहे हमेशा, उभरे नहीं कभी। क्या पता कल यही फांस तुम्हें बार बार गहरी नींद से उठाकर तुम्हारे बगल में सोते आदमी की जाति का कराए एहसास। तो साथियों, ये थी पवन करण की कविताएं। आशा करता हूं कि आपको ये कविताएं और इन पर की गई टिप्पणी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।